हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार नेट एजुकेशन के इस चैनल पर आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो हमारा चैनल चल रहा है, इस पर हम यूजीसी नेट में पेपर 2 के लिए खास करके एजुकेशन के यूनिट 5A को लेकर हम आपके पास उपस्थित हुए हैं। यूनिट 5A में मुख्य रूप से देखा जाए तो पाठ्यचर्या की संकल्पना, सिद्धांत और कार्यनीति और पाठ्यचर्या के निर्माण, आधार, अवस्थाएं इत्यादि के बारे में बात की गई है। तो जो भी चर्चा है हमारे इस यूनिट में वो मुख्य रूप से पाठ्यचर्या के बारे में है कि पाठ्यचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए। तो बेसिक आप समझ लीजिए कि यह यूनिट जो है सिर्फ और सिर्फ करिकुलम को लेके है, क्योंकि जो भी हमारे पास करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग ही ये यूजीसी नेट, एनसीटी या और भी कोई संस्थान इसी तरह से एक काम कर रही है जो उसके पास करिकुलम है। तो ऐसा कोई करिकुलम होना चाहिए, ऐसा कोई पाठ्यचर्या होती है जिसके बेस पे कोई भी शैक्षणिक पद्धति चल रही है, शैक्षणिक संस्थान चल रहा है। तो इस यूनिट में हम मुख्य रूप से देखेंगे कि पाठ्यचर्या की संकल्पना और सिद्धांत और इसके कार्यनीति और इसकी अवस्थाएं। तो सर्वप्रथम हम पाठ्यचर्या की संकल्पना की बात करते हैं कि इसका संकल्पना क्या है और सिद्धांत क्या है। संकल्पना अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, ये 2 पॉइंट है हमारे। फर्स्ट टॉपिक जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। तो आप सोचिए कि आप खुद एक यूजीसी हैं या आप एनसीटी हैं, तो क्या आप अगर यूजीसी हैं, अगर आप में यूजीसी, आप ही यूजीसी हैं, आपको अगर इस पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में अगर शैक्षणिक पद्धति को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी आपको दी जाए एज ए यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में, तो आप क्या करिएगा? तो आपका मूल उद्देश्य होगा कि हमारे देश में जो शैक्षणिक समस्याएं हैं, शैक्षणिक गतिविधि है, उसको बढ़ावा, शैक्षणिक समस्या को समाप्त करना, शैक्षणिक गतिविधि को बढ़ावा देना, शिक्षा को उच्च स्तर तक ले जाना, प्रारंभिक शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक के जितनी भी समस्याएं उसको दूर करना, शिक्षकों की समस्या को दूर करना, पाठ्यक्रम की समस्या को दूर करना, पाठ्यचर्या को इस तरह से। तो पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए, पाठ्यचर्या का निर्माण जो होता है वो ही कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम को बनाती है। पाठ्यक्रम की जब हम बात करेंगे तो वो सिलेबस का बात होगा। यहाँ पे करिकुलम और सिलेबस को सबसे पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। करिकुलम और सिलेबस ये दोनों, करिकुलम का ही एक पार्ट है सिलेबस, क्योंकि सिलेबस जो होता है, ये जो पाठ्यक्रम है हमारे पास, जिसके अकॉर्डिंग आप अभी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या आपके पास जो प्रिंटेड ये मटेरियल्स है 4 पेज का जो आपके सिलेबस के रूप में है, तो यह सिलेबस जो है यह पाठ्यक्रम है और यह सिलेबस जो है यह करिकुलम का एक पार्ट है। तो जब आप अपने जीवन में आज जैसे शुरुआती दौर से आप देखिए तो मैट्रिकुलेशन हुआ, +2 हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, पीजी हुआ, पीएचडी हुआ या नेट हुआ, जेआरएफ हुआ इत्यादि जो भी है, तो ये जो आपकी स्टडी है, ये टोटल स्टडी ऑफ लाइफ, यह आपका संपूर्ण अध्ययन का एक पार्ट, संपूर्ण अध्ययन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी किसकी उपयोगिता ज्यादा है? करिकुलम की। क्योंकि पाठ्यचर्या जो होती है हमारा, जैसे हम लोग बोलते हैं दिनचर्या, सोचिए एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, दिनचर्या, आज हमारी दिनचर्या या आज आपकी दिनचर्या, तो ये दिनचर्या क्या होती है? तो एक दिन में आपके द्वारा की जाने वाले क्रियाकलाप, सोच विचार, डिसीजन, उपयोगिता, अनुभव इत्यादि। तो जब एक दिन में रूटीन बाय रूटीन डेली आप कुछ रूटीन बेस्ड कुछ काम करते हैं, तो यह जो काम आप दिन का सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, यह आपकी दिनचर्या है। तो पाठ्य के अकॉर्डिंग, स्टडी के अकॉर्डिंग जो चर्या बनाई जाती है वही पाठ्यचर्या है, उसी को हम लोग करिकुलम कहते हैं। तो पाठ्यचर्या और दिनचर्या की बात को आप समझ लीजिए, बस आपको समझ में आ जाए करिकुलम क्या है। अब एज ए एग्जाम्पल, अभी आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपने एक स्टडी के लिए एक टाइमिंग बनाया कि फ्रॉम 12 से 2 या 2 से 4 या 4 से 6 इत्यादि हमें पढ़ना है।
और इस पढ़ने के अकॉर्डिंग आप यह सोच लिए हैं कि इतना देर हमें पढ़ना है, इतना देर हमें खेलना है, इतना देर हमें दोस्तों के साथ बिताना है, इतना देर हम मोबाइल यूज करेंगे, इतना देर हम टीवी वॉच करेंगे या इतना देर फैमिली के साथ रहेंगे। तो दिन भर का आपने रूटीन बनाया, लेकिन उस दिन भर के रूटीन में जब आप पढ़ रहे थे, जो 12 से 4 या 12 से रात के 6, 7, 8 जो भी 10 जितना बजे तक आप पढ़ रहे थे, जिस समय में आप पढ़ रहे थे उस समय आपने क्या किया, तो यूजीसी का सिलेबस यूज किया। जिस समय आप खेल रहे थे या जिस समय आप दोस्तों के साथ थे, जिस समय आप टीवी वॉचिंग कर रहे थे या जिस समय आप फैमिली के साथ टाइम बिता रहे थे, उस समय तो आपने कोई सिलेबस नहीं था आपके हाथ में, लेकिन फिर भी आपने कोई काम किया। तो वो किसके अकॉर्डिंग आपने ऐसा काम किया, वो आपने अपनी दिनचर्या के अकॉर्डिंग काम किया। तो जस्ट आज आप जो भी स्टडी करते हैं वो कहीं ना कहीं करिकुलम का बेस है। तो यूजीसी नेट या एनसीटी आपको कहती है कि आगे बीएड कर लीजिए, एमएड कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, नहीं कहती है। हम लोग अपनी उपयोगिता, अपनी आवश्यकता के आधार पर हम लोग जाते हैं बीएड करने, एमएड करने, पीएचडी करने। तो ये जो हम जा रहे हैं कुछ करने के लिए, तो उसके लिए भी कोई गाइडलाइन होना चाहिए। वही गाइडलाइन करिकुलम है, वही पाठ्यचर्या है। तो हमारे पाठ के अकॉर्डिंग टोटल रूप से देखा जाए तो हमारे जैसे टीचर एजुकेशन के अकॉर्डिंग संपूर्ण, तो एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपने अलग रूल फॉलो किया था, आपके अपने दिनचर्या में एजुकेशन के लिए एक अलग रूल फॉलो किया था। इंटरेस्ट के लिए या और भी कुछ प्लेइंग के लिए या फैमिलियर टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, उसके लिए आपने अलग स्ट्रेटजी यूज किया होगा, कोई अलग कार्ड नीति होगा आपके पास। तो ये सारी चीजों को आप दिन भर में मिला के आप बोल दिए दिनचर्या। तो ठीक उसी तरह से आप जब एक स्टडी के अंतर्गत आइएगा तो संपूर्ण हॉल स्टडी को कहीं ना कहीं किसी न किसी पाठ्यचर्या के अनुरूप रखा जाएगा, तो वही आपका करिकुलम होगा। बट उस स्टडी में जो पार्ट बाय पार्ट आपका एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम आपका पाठ्यक्रम कहलाएगा, आई मीन सिलेबस कहलाएगा। सो आई कैन से टू ऑल, सिलेबस इज द पार्ट ऑफ करिकुलम, अर्थात सिलेबस जो है वो करिकुलम का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो इस तरह से हम करिकुलम समझ गए, दिनचर्या आई मीन पाठ्यचर्या, तो पाठ्यचर्या हम समझ गए और हम पाठ्यक्रम समझ गए। ये दोनों चीज समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम नहीं समझेगा वो फिर समझेगा क्या इसमें। खैर चलिए, आप लोग इससे पहले भी जान रहे होंगे, बट हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को हमने समझाया। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द करिकुलम। यह जो अभी हमने आपको बताया कि करिकुलम का कॉन्सेप्ट क्या है, तो करिकुलम का कॉन्सेप्ट है कि शैक्षणिक विकास के लिए, राष्ट्र स्तर पर शैक्षणिक विकास के लिए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो अभी नहीं कह सकते, यूजीसी राष्ट्र स्तर पर ही काम करे, राष्ट्र स्तर पर शैक्षणिक विकास के लिए जो भी नियम, कानून, कार्यनीति, प्रक्रिया इत्यादि तैयार की गई है, उसी को हम लोग कहेंगे करिकुलम। वही हमारी हुई पाठ्यचर्या। तो पाठ्यचर्या आप समझ गए। अब सिद्धांत की बात करते हैं कि कुछ सिद्धांत होगा। तो आपने जो 6 घंटा या 8 घंटा पढ़ने के लिए रखा था, तो क्या उसमें 6 या 8 घंटा के लिए आप सिर्फ पेपर 1 पढ़े कि कभी पेपर 2 भी पढ़े या कभी सेट भी बनाए, कुछ तो किए। तो ये जो 6 घंटा को आप सपोज दैट 3 पार्ट में बांट दिए कि 2 घंटा हम पेपर 1 पढ़ेंगे, 2 घंटा हम पेपर 2 पढ़ेंगे और 2 घंटा हम कोई सेट बनाएंगे। तो इस तरह से जो तीन स्टेप में आपने इस पढ़ने के इस टाइम को डिवाइड किया था, वो आपका प्रिंसिपल हो गया, अर्थात सिद्धांत हो गया। अर्थात जब एक करिकुलम के अंतर्गत आप आते हैं तो उस करिकुलम में भी कुछ सिद्धांत होता है, क्योंकि कोई शैक्षणिक संस्थान जो पूरे हॉल राष्ट्र को शिक्षा देने के लिए एक संगठन का आयोजन किया है, तो क्या वो संगठन किसी सिद्धांत पे नहीं चलेगी? जब तक उसके पास कोई सिद्धांत नहीं होगा वो तो फेल्यूर हो जाएगा। अर्थात किसी शैक्षणिक संस्थान के विकास के लिए जब हम एक राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रव्यापी एक शैक्षणिक विकास की योजना चला रहे होते हैं, तो वह एक योजना जो है, वह एक प्रोग्राम जो है टोटल वो करिकुलम होगा, और उस करिकुलम के अकॉर्डिंग जो हमने उपयोगिता, जो हमारी कार्य प्रणाली थी, वही हमारा सिद्धांत हो जाएगा। अर्थात पाठ्यक्रम की जो संकल्पना है वो समझ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। तो ये पॉइंट हार्डली आपने समझ गया होगा। दूसरा बिंदु आते हैं हम लोग, पाठ्यक्रम विकास की कार्यनीति क्या है। ये कार्यनीति जो है स्ट्रेटजी जो है मेरा, ये करिकुलम डेवलपमेंट के लिए, यह मुख्य रूप से देखिए तो अभी हमने आपको कहा कि हमारी कोई खास स्ट्रेटजी होनी चाहिए कुछ करने के लिए, ये ही हमको
एक कार्य करने के एक तरीके को बदलाता है। अभी हमने सिद्धांत के लिए ये सेंटेंस कहा था, बट सिद्धांत के अलावा आपकी जो कार्य करने की एक नीतिगत नीति है या एक कार्य प्रणाली है, तो वह प्रणाली कैसी होनी चाहिए। अगर शिक्षा विकास के लिए शिक्षा हमें प्रदान किया जा रहा है तो हम विकास कर रहे हैं कि नहीं, उसकी नीति अच्छी है कि नहीं, वो नैतिक है कि नहीं, उसका नैतिक रूप से उसका संगठन किया गया है कि नहीं, देश में जो शिक्षाएं दी जा रही है वो बच्चों को नैतिकता की ओर ले जा रही है कि नहीं, वो राष्ट्र के व्यवहार में, संस्कृति में, समाज को विकास की ओर ले जा रहा है कि नहीं। तो इन सारी नीतियों के अकॉर्डिंग जो एक पॉलिसी बनी है डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए, तो उन नीतियों को ही कहा जाएगा कार्य नीति। इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जो हमारा 5B और C में भी कुछ इस पार्ट को हम लोग देखेंगे कि ये कार्य नीति और अवस्था, ये दोनों चीज हम लोग देखेंगे। ये शॉर्टली आपको पेपर 1 में एक ओवरव्यू के रूप में ही हम दे रहे हैं, परंतु इस ओवरव्यू को आप बेसिकली आपको स्टडी करना है, क्योंकि पेपर 1 यूनिट 5A का जो टोटल मैटर है, यह टोटल मैटर कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग का है, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, इसलिए अधिकांश रूप से आप इसे समझने की कोशिश करिए। तो यह कार्य नीति जो है, यह स्ट्रेटजी जो है हमारी कार्य करने की स्ट्रेटजी, जिसको आप करने की प्लान करते हैं, कोई भी कार्य करने के लिए जो एक प्लान करते हैं, नैतिकता लाते हैं आप में, जो ये सही है मेरा, तो यही है हमारी कार्य नीति। तो यह कार्य नीति किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, और एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए हमको क्या करना होगा, तो करिकुलम का डेवलपमेंट करना होगा। और करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोग्रामिंग कैसा होना चाहिए, तो करिकुलम डेवलपमेंट तब होगा जब करिकुलम हमारे आधार स्तर पर आके जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य के अनुकूल चल रहा हो, उसमें नैतिक रूप से जो उसका विचार है वो हमेशा उद्देश्य के अनुरूप हो, तो वो करिकुलम का डेवलप करेगा। अर्थात करिकुलम के डेवलप के लिए जो स्ट्रेटजी तैयार करनी है हमको, वह तैयार करने की एक नीति है, अर्थात पाठ्यचर्या को विकास करने की एक नीति को ही उसकी कार्य नीति कहा जाएगा। एक पॉलिसी, आपको हमने पॉलिसी के बारे में बतलाया था, पॉलिसी क्या होता है, तो शिक्षा और पॉलिसी, एजुकेशन और पॉलिसी, तो वहां हमने एक पॉलिसी देखी थी और यहाँ हम पॉलिसी को सुन रहे हैं। तो यह पॉलिसी जो है, पॉलिसी एक प्रकार की नीति होती है, एक टर्म्स ऑफ वर्क होता है, वर्क काम करने का एक स्टेप बाय स्टेप एक तरीका होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया की अवस्था क्या है। कभी भी आपका करिकुलम के डेवलपमेंट की बात करेंगे, जब हम करिकुलम के डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ स्टेज होगा। आज हमने करिकुलम बनाने का एक प्लान बनाया, कल हमने करिकुलम बनाया, फिर उसके कॉन्टेक्स्ट को लिए कि कौन से विषय पर करिकुलम मुख्य रूप से तैयार किया गया है, फिर उसको एक सही विषय को लेकर उसके फिर इवैल्यूएशन भी किया गया, उसका फिर मूल्यांकन किया गया, और मूल्यांकन करने के बाद फिर अप्लाई किया जाएगा, हाँ यह करिकुलम तैयार है, यह करिकुलम सही है, इसमें वो सारी चीजें तैयार की गई है जिसको सोसाइटी को आवश्यकता है। तो इस तरह से आपने एक करिकुलम के निर्माण को लेकर और करिकुलम को यूज करने तक, उसको उपयोग में लाने तक आपने क्या किया कि आपने उसे अलग अलग रूपों में देखा। ये जो अलग अलग समय में उसकी यह रूप था, वही उसकी अवस्था कहलाएगी। अर्थात हमने जो करिकुलम तैयार करने की बात की थी, तो आप अगर हम यूजीसी हैं तो यूजीसी के मन में यह प्लान आया कि शैक्षणिक विकास को, शैक्षणिक स्तर को और ज्यादा विकसित करने के लिए हमें कोई प्लान बनाना होगा। तो उसने सबसे पहले एक तैयार किया कि हमको करिकुलम बनाना है, अर्थात पाठ्यचर्या बनाना है, ठीक है। तो पाठ्यचर्या बनाने की बात कर रहे हैं, तो बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया गया होगा, एक उद्देश्य लागू किया होगा कि किस उद्देश्य पे ये पाठ्यचर्या बनाई जाए, आखिर इसका उद्देश्य क्या होगा। तो उसका उद्देश्य था कि शैक्षणिक विकास करना, संपूर्ण शिक्षा का संपूर्ण विकास करना, उसको उद्देश्य मिल गया। फिर उद्देश्य के अंतर्गत उसके पास एक कॉन्टेक्स्ट आया कि कौन कौन विषय पर यह कार्य करेगी, तो वह विषय ढूंढा गया, हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन या टीचर एजुकेशन, ये सब उसका कॉन्टेक्स्ट हो गया, अर्थात विषय वस्तु हो गया, जिस विषय वस्तु पर यह करिकुलम तैयार किया जाएगा। फिर अगर उन्होंने विषय बनाया, उसकी एक कार्य नीति बनाई, एक प्रोग्राम बनाया कि हमें करिकुलम बनाने के लिए एक इस तरह से अरेंजमेंट करना होगा, ये जो अरेंजमेंट है वही उसकी कार्य नीति हो गई। उसके बाद उसका इवैल्यूएशन किया, मूल्यांकन किया गया कि हमने जो नीतियां बनाई है वह नीतियां सही है या नहीं है।
इसको सही है या नहीं है के लिए उसे नैतिक रूप से भी अच्छा बुरा समझा गया कि अच्छा है या बुरा है इत्यादि। जब वो नैतिक रूप से उसका मूल्यांकन भी हो गया संपूर्ण रूप से, उसके उद्देश्य के अनुकूल मूल्यांकन कभी भी कैसा होगा, उसके उद्देश्य के अनुकूल, तो उद्देश्य के अनुकूल उसका मूल्यांकन किया गया। फिर मूल्यांकन के बाद उसे अप्लाई किया गया कि हाँ यह करिकुलम जो बनाया गया है यूजीसी के द्वारा वो अच्छा है, इसे लागू किया जाए। फिर लागू किया जाए, फिर उसका फीडबैक मिलेगा, तो अगर वो सही रहा तो चलते रहेगा, अगर गलत रहा तो हटा दिया जाएगा। तो ये जो समस्याएं हैं, ये जो अवस्थाएं हैं, ये जो स्टेप बाय स्टेप अभी हमने आपको बताया, यह स्टेप ही अवस्था कहलाएगी। अर्थात पाठचर्या विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है, एक माध्यमिक अवस्था होती है और एक सर्वेक्षण या अंतिम अवस्था होती है। संपूर्ण रूप से देखा जाए तो इसकी 3 ही अवस्था होती है। एक प्रारंभिक अवस्था जिस समय आपने करिकुलम का बेस दिया, करिकुलम बनाने की सोची। दूसरा, जिस समय आपने उसका कॉन्टेक्स्ट चुना, विषय चुना, तो वो उसका माध्यमिक अवस्था रहेगा। और तीसरा, जब आपने जब इवोल्यूशन किया करिकुलम का, तो वो आपका तीसरा अवस्था होगा। इस तरह से अवस्थाएं जो होती है मुख्य रूप से 3 होती है। या इसको आप दूसरे संदर्भ में देखना चाहते हैं तो देखिए कि सबसे पहले करिकुलम के लिए हमने एक उद्देश्य दिया, ठीक, उद्देश्य क्या था कि शैक्षणिक विकास करना। उसके बाद हमने दूसरा विषय वस्तु लिया कि किस कॉन्टेक्स्ट पर हमको यह करिकुलम बनाना है, टीचर एजुकेशन पे कि किस एजुकेशन पे, तो वो आपने किया। फिर एक जो है एम लिया, उद्देश्य लिया। दूसरा आपने कॉन्टेक्स्ट लिया, विषय वस्तु लिया। थर्ड, उसका एक इवैल्यूएशन किया, मूल्यांकन किया कि ये जो हमने बनाया है यह सही है या गलत है, इसको हमने समझा, या किस हद तक सही है, कहाँ तक सही है, इसमें क्या क्या और सुधार होना चाहिए, सारी चीजें आपने किया। ये 3 स्टेप जो दिख रहा है, जो फर्स्ट में आपको एम, सेकेंड में आपको उसकी कॉन्टेक्स्ट विषय वस्तु और थर्ड में उसका मूल्यांकन, ये 3 अवस्था ही हमें इस करिकुलम के डेवलपमेंट की 3 अवस्था को बता रहा है। वो अवस्था क्या है? प्रारंभिक अवस्था, माध्यमिक अवस्था और सर्वेक्षण अवस्था। तो इस तरह से इसकी जो अवस्थाएं हैं, पाठचर्या विकास की अवस्थाएं, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की हैं। जैसे हमने पीडीएफ में थोड़ा इसके बारे में लिखकर बता दिया है, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके इसके स्टडी कर लीजिएगा। और विशेष रूप से जब स्टडी की बात आती है तो पीडीएफ तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है, जो आपको एक ओवरव्यू देगा। परंतु इस टोटल चीज को जानने के लिए आपको एनसीएफ 2005, 2009 और यूजीसी और एनसीटी, इन सबों की आपको उद्देश्य, इसकी कार्यनीति, इसकी आवश्यकता, इसकी उपयोगिता, इसकी क्षमता, इसकी सिद्धांत, ये सारी चीजें आपको पढ़ना होगा। और यह आप कहीं और नहीं, आप सीधे आप गूगल पे इसको डायरेक्ट ढूंढिए और गूगल से ही जो आपको मिल रहा है वो ऑथेंटिक मिलेगा। जो विकिपीडिया पे दिया हुआ है उसको बेसिक रूप से कहीं ना कहीं लिख लीजिए, उसको स्टडी कीजिए, या उसको वहीं से जो अच्छा चीज लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है कि इसकी कार्यनीति क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी दिख रहा है आपको, वो आप उसको नोट कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछेगा। क्योंकि इस यूनिट 5A में है जो भी बिंदु दिया हुआ है वो बिंदु कहीं ना कहीं से समझने के लिए है। किसको? तो करिकुलम कैसे बनेगा, करिकुलम की क्या प्रोग्राम होता है, करिकुलम का क्या स्ट्रेटजी होता है, करिकुलम का क्या कॉन्सेप्ट होता है, करिकुलम का क्या एम होता है, करिकुलम का क्या कॉन्टेक्स्ट होता है, करिकुलम का कैसे इवोल्यूशन होता है। तो करिकुलम अर्थात करिकुलम है क्या, इसे तो हमने समझा दिया। और करिकुलम के क्या क्या हमको पढ़ना है ये भी आपने समझ लिया। और ये आपको हेल्प इसमें कहाँ से मिलेगा? तो आपको यूजीसी, एनसीटी, एनसीएफ 2005, 9 इत्यादि के सारे डाटाओं से आपको इसका हेल्प मिलेगा। क्योंकि एनसीएफ ही आपको संपूर्ण रूप से समझा सकती है, बता सकती है लिखित रूप में कि हम कैसे करिकुलम को बनाते हैं, करते हैं और इसको उपयोग में क्या लाते हैं और किस तरह से इसकी क्रियाविधि है, इत्यादि इत्यादि बातों को। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो सिलेबस के नियोजन की आधारशिला। अब जब हम कोई सिलेबस बनाते हैं, जो हमारे सिलेबस पाठ्यचर्या, इसमें है हमारे पास कि पाठ्यक्रम की नियोजन की आधारशिला, और इसमें है फाउंडेशन ऑफ करिकुलम प्लानिंग।
यह पाठ्यक्रम नहीं होगा, यह पाठ्यचर्या ही होगा। यह पाठ्यक्रम लिखा हुआ है हिंदी मीडियम पीडीएफ में, तो यह पाठ्यचर्या ही होगा। पाठ्यचर्या अर्थात करिकुलम। तो करिकुलम के नियोजन की आधारशिला क्या होती है? जब हम एक करिकुलम तैयार करते हैं, अभी हमने करिकुलम के बारे में जो भी चीजें बताई कि तैयार करते हैं, ऐसा बनाते हैं, या एक कॉन्सेप्ट है इत्यादि, तो आपको करिकुलम तो समझा दिया कि करिकुलम क्या होता है। अब अगर करिकुलम की बात करते हैं, करिकुलम की आधारशिला क्या है, मतलब बेस, जिस बेस पे करिकुलम तैयार है वो बेस क्या है? आखिर ऐसा कौन सा पार्ट है जिस पार्ट पे करिकुलम को तैयार किया जाता है? तो वो मुख्य रूप से 3 पार्ट है। एक करिकुलम का सबसे फर्स्ट पार्ट है फिलोसफिकल पार्ट। यह फिलोसफिकल पार्ट जो है, यह दार्शनिक अध्ययन या दार्शनिक रूप से हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि हमारा जो करिकुलम है वह किस प्रकार है, वह हमें क्या प्रदान करेगी, वह हमें किस रूप में वैल्यू देगी। यह एक प्रकार से राष्ट्र और देश के मूल्यों को बतलाती है। ये वैल्यूबल है, ये वैल्यूज से बना हुआ है, ये वैल्यूबल एक पिलर है हमारे करिकुलम का, और यह मूल्यों के निर्माण के लिए बतलाता है। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, जब भी हम करिकुलम तैयार कर रहे होंगे, तो करिकुलम तैयार करने में जो हमारी बेस आधारशिला है वो एक फिलोसफिकल माना जाएगा। इस फिलोसफिकल आधारशिला के अंतर्गत जो हमारा दार्शनिक विचार होगा वो राष्ट्र के अकॉर्डिंग होगा, राष्ट्र के लिए होगा, राष्ट्र के प्रति होगा, राष्ट्र के हित में होगा, संपूर्ण राष्ट्र के लिए हितकारी कल्याणकारी होना चाहिए। और यह हमें देखना है, क्यों? क्योंकि हम यूजीसी हैं। अब यूजीसी जो एजुकेशन सिस्टम चला रही है, अगर वो राष्ट्र के विकास के लिए नहीं हो, राष्ट्र के हित के लिए नहीं हो, तो जाहिर है कि राष्ट्र के द्वारा उसे एक संवैधानिक निकाय बनाया गया है, और वो संवैधानिक निकाय बनकर अगर हमारे देश के लिए अच्छे रूप से शैक्षणिक व्यवस्था प्रायोजित नहीं कर पाएगी तो उसका क्या आवश्यकता है हमारे देश में। तो इसलिए एक दार्शनिक विचारधारा के अंतर्गत यह राष्ट्र के दृष्टिकोण से सोचता है, राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए सोचता है। तो पाठ्यचर्या के निर्माण के समय इस बात को हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि हमारा जो करिकुलम है वो फिलोसफिकल है या नहीं, वो वैल्यूबल है या नहीं, वो राष्ट्र के मूल्य को निहितार्थ है उसमें कि नहीं, मतलब इंक्लूडेड है कि नहीं, राष्ट्र का वैल्यूज है उसमें इंक्लूडेड है कि नहीं, क्या हमारे करिकुलम में कभी राष्ट्र की भावनाओं को, राष्ट्र की संविधान, नीति, कार्यनीति, प्रक्रिया इत्यादि का कभी अवहेलना तो नहीं किया गया है। ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखना होगा करिकुलम के निर्माण में, यह क्योंकि यह बेस है। दूसरा बिंदु है हमारा कि करिकुलम के निर्माण में हमें सोशियोलॉजिकल बेस को देखते हैं। यह समाज और हमारी संस्कृति के बारे में हमें बतलाता है कि जब भी हमारे पास एक करिकुलम तैयार होता है वो हमारे समाज के विकास के लिए है या नहीं, समाज को उन्नति देगा या नहीं, समाज को कहीं ना कहीं अग्रसर करेगा या नहीं, या समाज में जो संस्कृतियां चल रही है उस संस्कृतियां को यह बखूबी समझ रहा है या नहीं, या उसके अनुकूल है या नहीं। हाँ, कभी कभी ये भी होती है कुछ संस्कृतियां हमारे यहाँ गलत होती है। एग्जाम्पल के लिए सपोज दैट मान लिया जाए कि अगर एक एग्जाम्पल जैसे हमारे यहाँ सती प्रथा था, या एक संस्कृति थी लेकिन यह संस्कृति गलत थी तो इसका अगेंस्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे यहाँ बाल विवाह था तो बाल विवाह को समाप्त किया गया। तो अब 1929 में ही बाल विवाह को, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बन गया, और इस कानून को लागू करने के लिए लागू भी किया गया। परंतु आज भी अगर देखा जाए तो बाल विवाह हो रहा है। तो यह जो अगर कहीं हो रहा है तो यह क्या है? यह हमारी कमी। किसकी कमी है? समाज की कमी। अर्थात समाज उस कानून के प्रति तैयार नहीं, क्योंकि कानून बना दिया और उसको निभाना किसको है? हमको। तो हमने जो करिकुलम बनाया है वह करिकुलम सोसाइटी के अनुकूल है या नहीं, कल्चरल के अनुकूल है या नहीं। अगर कोई कल्चर ही गलत है, सपोज दैट कोई कल्चर ही हमारे में गलत है, तो यहाँ पे एक रिकंस्ट्रक्शन वर्ड जो है, जो सोशियो कल्चर एंड रिकंस्ट्रक्शन, तो रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग यहाँ पे हम यही कहेंगे कि उसे फिर से तैयार किया जाए। किसको? वो कल्चर जो गलत है। जैसे सती प्रथा एक गलत कल्चर है, ठीक, तो उसे फिर से तैयार किया गया कि नहीं ये कल्चर लागू नहीं होगा, तो उसे री किया गया, पुनर्निर्माण किया गया, पुनर्निर्मित किया गया। तो वही है हमारी कल्चर को फिर से कंस्ट्रक्ट करना, फिर से तैयार करना। तो आज भी अगर हमारी संस्कृति में कुछ गलत चीजें हो रही है, जैसे मरने के बाद भोज का प्रबंध किया जा रहा है,
तो ये तो कहीं ना कहीं से गलत ही है, 100% गलत है। तो ये सारी व्यवस्था, इससे ज्यादा बेहतर और भी कुछ हो सकता है। गरीबों भूखों को खिलाने के बजाय अमीरों को लोग ढूंढ कर खिलाते हैं। तो खैर ये जो कल्चर है हमारा, यह कल्चर कहीं ना कहीं से गलत है। तो इस कल्चर का जो रिकंस्ट्रक्शन करेगा, फिर से तैयार करेगा, वो कौन करेगा? सोशियोलॉजिकल थॉट करेगा। और ये सोशियोलॉजिकल थॉट हमें कौन देगा? एजुकेशन। और ये इस टाइप के एजुकेशन के लिए हमें कौन एक करिकुलम देगा? तो यूजीसी। अर्थात यूजीसी अपने करिकुलम में ऐसे कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाएंगे जो हमारी गलत कल्चर को समाप्त करेगा और अच्छे कल्चर का उन्नति करेगा। इस तरह से हमारा राष्ट्र, हमारा देश सोशल डेवलपमेंट करेगा और हमारा सोसाइटी का भी विकास होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट या साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन जो है हमारा आधार, साइकोलॉजिकल बेस। तो इस आधार के अंतर्गत अभी हम लोग जो भी स्टूडेंट है, जो लर्नर्स है, जो सीखने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके आवश्यकता के अनुकूल सिलेबस होना चाहिए। अब अगर टीचिंग में आ रहे हैं, अगर हम लोग बीएड, एमएड, पीएचडी किए हैं, तो हमारे में क्या है कि हमारे में एक टीचिंग एटीट्यूड तैयार किया जा रहा है। हम ऑलरेडी एक टीचर के लिए एलिजिबल होना चाह रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो हमारे नीड के, अब हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल हमारा सिलेबस होगा, हमारा पाठ्यक्रम होगा, हमारी पाठचर्या होगा, तभी तो हम वह पढ़कर वह बनेंगे। अगर हमें टीचर बनाने के लिए कोई पढ़ा रहा है, तो टीचर के व्यवहार, नैतिकता, उपयोगिता, आवश्यकता इत्यादि को पढ़ना है और हम वही पढ़ रहे हैं, तो वो हमको कौन दिया? यह करिकुलम कौन दिया? यूजीसी दिया, एनसीटी दिया। तो एनसीटी, यूजीसी जो करिकुलम हमें दिया है, उस करिकुलम के अकॉर्डिंग हम एज ए टीचर के लिए हम पढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है हमारा जो साइकोलॉजिकल लर्नर्स है, साइकोलॉजिकल बेस है, उसमें लर्नर्स के अकॉर्डिंग यह किया जाता है, उसकी आवश्यकता और उसकी दिलचस्पी के अकॉर्डिंग हमारा करिकुलम होना चाहिए। बेंचमार्किंग क्या है? बेंचमार्किंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत आपने यूजीसी, एनसीटी जो एक कार्य प्रणाली चला रही है शैक्षणिक व्यवस्था, उसमें कभी अगर परिस्थिति पर सुधार करना पड़े, नए आवश्यकता के अनुसार उसमें कुछ बदलाव करना पड़े, तो वह करना ही बेंचमार्किंग। अर्थात बेंचमार्किंग एक मॉडिफिकेशन सिलेबस का या करिकुलम का मॉडिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, या यूजीसी या एनसीटी ने एजुकेशन के क्षेत्र में जो किया है, तो वह एक बेंचमार्किंग है। अर्थात वह एक एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास होना चाहिए और जो हमारे वर्तमान परिस्थिति के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अर्थात बेंचमार्किंग वर्तमान परिस्थिति के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस करिकुलम को तैयार करना ही बेंचमार्किंग। दूसरा है स्टैट्यूटरी बॉडी, ये संवैधानिक निकाय क्या होता है? तो यूजीसी और एनसीटी जो है यह लागू हुआ था संपूर्ण रूप से। तो इससे पहले यूजीसी के लिए क्या किया गया? तो एक्ट बनाया गया, एक पार्लियामेंट में एक एक्ट बनाकर इसे लागू किया गया। तब यूजीसी एक संस्था के रूप में, एक निकाय, संवैधानिक निकाय के रूप में तैयार हुआ। अर्थात जिस संस्थान के निर्माण के लिए एक एक्ट बनाया जाए, उस एक्ट के थ्रू उसे लागू किया जाए या स्थापित किया जाए, तो वह एक्ट के थ्रू लागू होने के कारण इसे संवैधानिक निकाय कहा, यानी संविधान के रूप में, संविधान के अनुरूप या तैयार एक निकाय है, एक बॉडी है, इसलिए इसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाएगा। ठीक, इस तरह से हम स्टैट्यूटरी बॉडी को समझ गए, बेंचमार्किंग समझ गए। और भी कोई कॉन्सेप्ट, इसके लिए आप एनसीएफ को पढ़िए, एनसीएफ का हॉल स्टडी आप एनसीएफ कीजिए 2005 और 2009। इस तरह से आपका यूनिट 5 में कंप्लीट होगा। थैंक यू फॉर ऑल।